नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अभय, मैं एक शराबी हूँ। केवल हाय परमेश्वर की अभय कृपा। भाई। हाय हाय। सब भाइयों की प्रार्थना, आज शराब नहीं पिए, किसी भी प्रकार की नशा नहीं पिए। अनमैनेजेबल हुई लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक दिन के हिसाब से। सभी को आज तहे दिल से उस ईश्वर की भी शुभकामनाएं। ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप, उन्होंने आज मुझे इस विषय पे मेरे अनुभव व्यक्त करने की एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया, उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। सभी उपस्थित भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था होपलेस हेल्पलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। संपूर्ण शारीरिक और मानसिक तौर पे हताश और निराश होने के बाद मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था। दोस्तों, आया नहीं गया था, लाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। तकरीबन दोस्तों 14 साल मैंने शराब पी थी, और ये 14 साल के शराबीपन में, अल्कोहलिज्म में सब कुछ गवा दिया था मैंने। सोशल बॉयकॉट सहन कर रहा था, फाइनेंशियली तू पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका था। रिश्तेदारों ने, दोस्तों मेरी माँ ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। बहन ने कहा था कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, इससे अच्छा ये मैं इसे मृत घोषित कर दूंगी। तो ऐसा क्या हुआ था मेरी जिंदगी में, बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे पिताजी मिलिट्री बैकग्राउंड से आते, तो कभी कभार ड्रिंक किया करते थे। और मेरी परवरिश तकरीबन दोस्तों भारत के हर शहर में हुई। पूर्व से लेके पश्चिम तक हर जगह मेरे पिताजी का पोस्टिंग होता था, और उनके साथ हम घुमा करते थे। मैं देखता था मेरे पिताजी को, कभी कभार वो ड्रिंक करते थे, और वो ड्रिंक करने के बाद दोस्तों उनमें वो बदलाव आता था। और वो बदलाव मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हुआ करता था, क्योंकि वो शराब पीने के बाद मुझे बिठाते थे, समझाते थे, डांटते नहीं थे दोस्तों। और ये बदलाव मुझे अच्छा लगता था। और बिना शराब पिए वो मुझे लगते थे हिटलर है, वो मेरे साथ हिटलर जैसा बर्ताव करते हैं। वो मुझे ऐसा लगता था दोस्तों, क्योंकि मैं बचपन से ही निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने वाला एक शराबी हूँ। निगेटिव चीजों को तुरंत में पकड़ लेता, और मुझे में वो निगेटिविटी थी बचपन से। मुझमें कुछ भगवान ने अच्छी स्किल्स दी थी, टैलेंट दिया था, उसका मुझे गुरूर हुआ करता था, घमंड हुआ करता था दोस्तों। मेरे पिताजी मुझे समझाते थे, देख तू एक्सट्रीम लेवल का पर्सनैलिटी है, खेलने जाता है तो खेलने ही जाता है, तू बैलेंस नहीं कर पाता जिंदगी को। ये वाक्य तकरीबन दोस्तों उन्होंने 18-19 साल पहले निकाला था, जब मेरे शराब भी शुरू नहीं हुई, मतलब। और मुझे नहीं लगता था ऐसा, क्योंकि लोग, मेरे दोस्त बोलते थे, अभय कितना पढ़ाई बढ़िया करता है, अभय क्रिकेट अपना कितना अच्छा खेलता है, और इसका मुझे गुरूर हुआ करता। और मेरी माँ के साथ मेरे संबंध बहुत गहरे थे दोस्तों। मुझे लगता था मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे बहन से प्यार करते। और दोस्तों ही बचपन से ही मैं गुस्सैल स्वभाव का था। मैं किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, मैं किसको समझने के लिए तैयार नहीं रहता था। और मेरी माँ मुझे बिठाती थी, समझाती थी, और बोलती थी, ये मत कर तू, तेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स है, तू इस स्किल्स के ऊपर कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है, तेरे ख्वाबों को पूरा करेगा तू अब, पर ये तेरे को गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं मेरे माँ के तकरीबन बहुत नजदीक होता। मेरे पिताजी के साथ मेरी अनबन होती रहती थी, नोकझोंक होती रहती थी। बचपन से बहुत मार खाया मैंने, डांट खाई है। मेरे कंप्लेंट्स बहुत आते थे, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ झगड़े की कंप्लेंट्स आती थी, स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी। और मैं दोस्तों बचपन से ही डर की अवस्था में रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी मिलिट्री से थे, तो उनके मिलिट्री के कायदे थे, कानून थे। तो सुबह जल्दी उठाया करते थे, एक्सरसाइज किया कराते करते थे। और मुझे बताया जाया था कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, पढ़ाई के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, इतने परसेंट मिलने ही चाहिए। तो परसेंट मिलाने का भी डर हुआ रहता था। ज्यादा देर दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पिताजी को पसंद नहीं था। लाइफ को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, उनका ये मानना था। और मेरी लाइफ बचपन से ही अनबैलेंस थी दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ रही थी, और मैं देख रहा था दोस्तों, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे रिश्तेदार आते थे, एंजॉय करते थे। और वो एंजॉय के दौरान दोस्तों खुल के बात करते थे। मैंने देखा है कि मेरे सगे चाचा और मेरे पिताजी बिना शराब पिए बात नहीं कर पाते थे, सगे भाई होने के बावजूद, पर वो शराब पीने के बाद बात करते थे, जोक पास करते थे, हंसी मजाक करते थे। और वो मुझे लगता था, ये शराब पीने के बाद आदमी के अंदर कुछ तो अच्छा ऐसा बदलाव आता है, जिस वजह से मैं जो सपनों को दिल में दबा के रखा हूँ वो पूरे कर सकता हूँ। और मेरे भी मन में एक ख्वाब आया था, या एक विचार आया था बोलूंगा,
कि मैं भी ये बड़ा होने के बाद कभी कभार पी सकता हूँ क्या। और मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही उसी वक्त बताया था कि शराबीपन हमारे घर को दिया हुआ सबसे बड़ा श्राप है। अब हमारी परिवार की तरक्की में अगर कोई रोड़ा पैदा करता है तो वो शराब है। हमारी परिवार की तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि शराबीपन की वजह से। मेरे पिताजी उस वक्त इतना पीते भी नहीं थे दोस्तों, पर मेरी माँ जो थी वो एक ऐसे संप्रदाय से बिलोंग करती थी जहाँ पे मांस मच्छी को वर्ज किया जाता था। पर उन्होंने पिताजी को अपोज भी नहीं किया और सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी को लाइफ को बैलेंस रखने अच्छी तरह से आता था। पर उसने मुझे कहा था कि तू ये मत करना, तेरे जो ख्वाब है वो पूरा करने के लिए एजुकेशन को एक जरिया बनाना और उसके पीछे तू जुट जाना। और बचपन से मैंने दोस्तों मेरे माँ के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैंने कुछ ख्वाब देखे थे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक समाज का अच्छा नागरिक बनूंगा, एक माँ का अच्छा बेटा बनूंगा, एक बहन का अच्छा भाई बनूंगा, एक बाप का एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा। और इस जिद्दोजहद में मैं लग गया था दोस्तों। मेरे पिताजी की उस वक्त भी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। बॉम्बे में घर लिया था उस वक्त, मिलिट्री से वो रिटायर्ड हो चुके थे, रिजर्व बैंक में नौकरी लगी थी, और नेरुल में हमने रूम लिया था नई मुंबई में। और मेरे पिताजी ने बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया था। और मैंने देखा था कि वो साल साल भर कपड़े नहीं लेते थे, और मेरे लिए वो हर 6वें महीने, दिवाली के दिन या हमारे बर्थडे के दिन वो कपड़े लेके आया करते थे, फटाखा लेके आया करते थे। और मैंने देखा था मेरे पिताजी का मुझ पे बहुत प्यार था, और वो उनके मुझे चिंता हो लगी रहती थी मेरी, इसलिए वो चिल्लाते थे। पर दोस्तों कुछ वक्त बाद मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, और 1.5 साल, 1.25 साल तकरीबन वो हॉस्पिटल में थे। उनकी दिमाग की 4 न्यूरो सर्जरी हुई थी बॉम्बे हॉस्पिटल में। और उस दौरान मैं उनके नजदीक आ गया था। मेरे माँ को मैंने रोते हुए देखा था, उनके लिए उपवास करते हुए देखा था, पूजा पाठ करते हुए देखा था, और मेरे पिताजी के नजदीक में आ गया था। और मेरे घर में एक धार्मिक वातावरण था, रिलीजियस था, तो मुझे सिखाया गया था पूजा प्रार्थना करना। और मैंने उस वक्त शनिवार को उपवास करूंगा, तेल चढ़ाऊंगा, मंगलवार को उपवास करूंगा, बस मेरे पिताजी को बचा लेना भगवान, इसके बाद मुझे कुछ नहीं देना, ये मांगा था। परंतु उस वक्त मेरे उस भगवान ने मेरी सुनी नहीं, और मेरे पिताजी कुछ ही दिन में हमसे चले गए, उनका देहांत हो गया। और उस वक्त दोस्तों मैंने गॉड कॉन्सेप्ट का डॉग कॉन्सेप्ट बना लिया था। हमारे यहाँ पे यही में बोला जाता है, गुड्स ऑर्डरली डायरेक्शन गॉड। और मैंने बोला कि ये गॉड वगैरह होता नहीं है, और मेरा गॉड अभी बनेगा तो पैसा बनेगा, और पैसे के जिद्दोजहद में मैं लग जाऊंगा कमाने के लिए। उसके बाद मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कर्जा था दोस्तों, मेरी माँ ने उठाया था। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ज्यादा शिक्षित नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने उस नौकरी का स्वीकार किया रिजर्व बैंक में। उन्होंने रिश्तेदारों ने कहा था आप ये नौकरी मत कीजिए, आपके पास इतनी स्किल भी नहीं है, आपके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप टिक नहीं पाओगे। तो भी मेरे माँ ने उस चैलेंज को स्वीकार किया, कि उन्होंने उस वक्त सोचा था कि मेरे पति के और मेरे जो सपने हैं, मेरे बच्चों में उन्होंने देखे थे वो सपने, उनको पूरा करने के लिए ये नौकरी करना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे को पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे को नौकरी करना बहुत जरूरी है। मुझे शहर में रहना बहुत जरूरी है। मैं गाँव जाऊंगी तो मेरे लड़के की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षा है, वो पूरी नहीं कर पाएगा। और मैंने दोस्तों शुरुआत के समय में मेरे माँ को पापड़ बेचते हुए देखा था। वो पापड़ लाती थी गाँव से, पैकेट में डाल के बेचा करती थी, स्ट्रगल करते हुए देखा था। और दोस्तों मेरे को जिम्मेदारियों का एहसास था कि मेरे को करना क्या है, मेरी माँ मेरे लिए कर क्या रही है। और मैं पढ़ाई के दौरान दोस्तों घुस जाता था, पूरी तरह से पढ़ाई में डूब जाता था, और अच्छे खासे मार्क्स मिले थे। और मेरे माँ ने उस वक्त, उनको नौकरी लगी थी, अभी गवर्नमेंट की नौकरी लगने में कुछ समय लगता है, उस समय मेरी माँ की सैलरी बहुत लो हुआ करती थी। उस वक्त भी उन्होंने कर्जा लेके मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दाखला दिलाया, जहाँ पे रसूखदार लोग आते हैं, जहाँ पे BMW मर्सिडीज की गाड़ियां लगा करती है, वहां पे मुझे एडमिशन दिलाया गया। पर वो एडमिशन मिलने के बाद भी मैं खुश नहीं रहता था दोस्तों, क्योंकि मुझसे बढ़कर कोई लोग है ये देखने के बाद मैं अंदर से जल जाता था दोस्तों। मैं बौखला जाता था कि ये इतना फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, और मेरे पास तो फटे हुए जूते हैं, मेरे पास बैग बराबर नहीं है, ये क्या हो रहा है। और मैं उस भगवान को देख के दोस्तों मन के अंदर घृणा निर्माण होती थी मेरे लिए। और मेरे उस माँ के प्रति भी कभी कभार एक तिरस्कार की भावना निर्माण होती थी, क्योंकि दोस्तों वो पैसा कहाँ से ला रही ये नहीं दिखता था मुझे, पर मुझे क्या चाहिए मुझे दिखता था। और मेरे माँ के पास मैं डिमांड करता था और वो मुझे प्रोवाइड नहीं करती थी। वो बोलती थी हमारी परिस्थितियां नहीं है अब ऐसी, तू मुझसे मांगा मत कर। और तो इसके लिए मैंने दोस्तों पार्ट टाइम में काम करना शुरू कर दिया, पेपर बांटना, दूध बांटना, ये काम मैंने शुरू कर दिया था। और मेरा खर्चा, और मेरे घर पे भी मैं पैसा देता था।
और मेरे आस पड़ोस के जो लोग होते थे ना दोस्तों, वो मुझसे उम्र में उम्र दराज रहते थे, क्योंकि मुझे लगता था उनके साथ रहने के बाद मुझे कुछ सीखने मिलेगा और उनके पैसे का मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा, उनके गाड़ियों में घूम पाऊंगा, उनके साथ मूवी देख पाऊंगा। और दोस्तों ये हो रहा था, वो लोग मेरे साथ बैठते थे, वो सिगरेट पीते थे, मावा खाते थे, चाइनीज खाते थे, मूवी देखते थे और शराब भी पिया करते थे। और दोस्तों वो शराब पी रहे थे और मैं एक दिन वहां पे गया और मैंने उनको पूछा ये क्यों पी रहे हो भाई? तो उनमें से एक ने कहा कि ये मूड बनाने की दवा है यार, और तुमको मूड बनाना है क्या? मैं बोला हाँ यार, मुझे मूड बनाना है। ये पीने के बाद सारे दुख दर्द भूल जाता है इंसान, और मुझमें भूख दुख भरे हुए थे, दर्द भरे हुए थे, मुझमें अंदर बहुत सारे भावनाओं मुझे बाहर निकालनी थी। और मैंने वो शराब पी दोस्तों। उस दौरान मुझे उसका रंग भी अच्छा नहीं लगा था, ना उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगा था, और उसने जो परिणाम दिया था ना, वो इतना गहरा था ना दोस्तों कि मैं उसे भूलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वो शराब थोड़ी ही पी थी दोस्तों, थोड़ी ही मात्रा में पी थी, पर वो शराब पीने के बाद मेरे अंदर कुछ तो ऐसा बदलाव आया था, और वो बदलाव के वजह से मैं लड़कियों के साथ बात कर पा रहा था, जो मुझसे होता नहीं था दोस्तों। मैं नॉनवेज जोक पास कर रहा था, और जैसे वो गोविंदा नाचता था ना दोस्तों, उस प्रकार नाचने की मन में एक इच्छा निर्माण हो रही थी, गाना गाने की इच्छा निर्माण हो रही थी। तो मुझ में वो करेज आ गया था, करेज, वो साहस मुझ में आ गया था। और वो मुझे लग रहा था कि सरकार ने भी इसे मान्यता दी है। और तेरी माँ जो बोलती है कि शराबीपन हमारे घर को श्राप है, उस प्रकार की तू शराब नहीं पिए पाएगा भाई, और ये अच्छी ब्रांड की शराब है, और उस प्रकार नहीं पीना है, हमें कभी कभार पियेंगे। और दोस्तों ये शराब का सफर मेरा शुरू हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों शराब पाने के लिए या उसे हासिल करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर पे मैंने झूठ बोलना शुरू किया। शराब ने मुझसे पहला काम किया कि मेरे से झूठ बुलवाना शुरू कर दिया था। शराब ने मेरी जिम्मेदारियां क्या होती है भूलना मैंने शुरू कर दिया था दोस्तों। ये दोनों चीजें मुझसे हो रही थी। मेरे कभी कभार झूठ पकड़ा जाता तो मैं आहिस्ता आहिस्ता घर में चोरी करना शुरू करता था दोस्तों। चोरी करना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे तू क्या कर रहा है, तू करना क्या चाहता है भाई, ये कर मत। तेरे माँ का तू एकलौता सहारा है, तेरी बहन का तू कितना ख्याल रखा करता था, उसकी चिंता तुझे लगी रहती थी, उसने खाना खाया क्या, तू उसे फोन भी नहीं कर रहा है, दिन भर इस शराब के नशे में दूध पड़ा रहता है। तुझे समझ में आ रहा है क्या, तू 3-3 बियर पी रहा है, 2-2 क्वार्टर पी रहा है। और उस वक्त दोस्तों वो ये क्वांटिटी सुनने के बाद मेरे अंदर है ना बड़प्पन की भावना निर्माण होती थी। आई एम डिफरेंट, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, ये लोग शायद मुझसे जलते हैं। आज तक मेरी माँ को पता नहीं है मैं शराब पीता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को पता नहीं है मैं पढ़ाई को मैनेज कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था दोस्तों। पर वो आग लगी हुई है, वो मेरे दोस्तों को दिखाई दे रही थी, मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छे समझाने वाले दोस्त रहते ना दोस्तों, वो मुझसे परे होना शुरू हो चुके थे, दूर होना शुरू हो चुके थे, और मैं अकेला पड़ना शुरू हो चुके था। और अकेलापन ये शराबी को दिया हुआ श्राप रहता है दोस्तों, और मेरे लिए तो वो श्राप बन रहा था। मेरी माँ को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा था कि जो लड़का एक अच्छा बेटा होने का फर्ज अदा करता था, अच्छा स्टूडेंट होने का फर्ज अदा करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो मंजिल से भटक रहा है। मेरी माँ ने मुझे बताया, बिठाया और प्यार से समझाया था, देख ये कर मत, तू क्या करना चाहता था और तू क्या कर रहा है। और उस वक्त दोस्तों मैंने उसको समझाया, आज की यंग जनरेशन है, लड़की लोग भी शराब पीती है, मैंने पी तो क्या हुआ, मेरे पिताजी भी शराब पीते थे, पर वो जो ब्रांड की शराब पीते थे वो ब्रांड की मैं नहीं पीता। उनको पीने की अकल नहीं थी, मुझको सब पता है, मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ, तुम मुझे सिखाओ मत। ये जो बात है ना दोस्तों, ये जन्म दी हुई माँ को बात की थी मैंने, जो माँ के ऊपर मेरी अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास, अटूट प्रेम था, उनको मैंने ये बात कही थी कि आप मुझे समझाइए मत, मुझे पता है मेरा अच्छा बुरा क्या है। और दोस्तों बचपन से ही मुझे अच्छे बुरे की आज भी समझ नहीं थी, ये बोलता हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों सोशल बाइकआउट शुरू हो गया था। मेरी माँ की जो बैंक में नौकरी करती थी, उस बैंक के बाहर में पड़ा रहता था, पैसे के लिए वहां से चिल्लाता था, बिल्डिंग में तमाशा करना शुरू कर दिया था, झगड़ा करना शुरू कर दिया था। और एक बार एक रात ऐसा हुआ था दोस्तों कि मेरी बहन थी, मेरी बहन सोई हुई थी, और मैं फुल नशे के धुत धुत में वो घर पे पहुंच गया था, और मेरे बहन के साथ मैंने झगड़ा किया। और उसी रात मेरी बहन ने मुझे बोला था, मेरी माँ को बुला के, कि भाई ये रहेगा नहीं तो मैं रहूंगी, नहीं तो ऐसा भाई होने से अच्छा इसे मैं मृत घोषित कर दूंगी। और अगले ही सुबह जन्म दी हुई मेरी सगी बहन मुझसे बोल रही थी कि ये भाई को मैंने आज से मृत घोषित कर देती हूँ, ये जब तक रहेगा इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगी। और अगले 7 साल तक मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती थी दोस्तों। जो घर की वो
मालकिन थी उस घर में, उसने कदम नहीं रखने के लिए तैयार थे। मैं जब जब बाहर रहता था, मेरी बहन मेरे माँ से मिलके चली जाती थी। 7 साल वो मिलिट्री हॉस्टल में रहती थी। वो 7 साल अपने माँ से जुदा हुई थी। इस बीमारी को कहा जाता है, इट इज अ फैमिली डिसीज। यस, मेरे शराबीपन के वजह से मेरी माँ को है ना घर बदलने पड़े। 4 बार उन्होंने घर बदली किया। नई मुंबई से दादर, दादर से पनवेल, पनवेल से पूना, बहुत बार घर बदले दोस्तों, पर कुछ ज्यादा उपाय नहीं हुए। और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों शराब का पैटर्न बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा था, क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी। पढ़ाई के ऊपर नुकसान हो रहा था, शारीरिक नुकसान हो रहा था। और दोस्तों पहला हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान रिश्तेदार आए थे। वो रिश्तेदार समझाने के लिए आए थे कि देख, शराब ने तुझे पहली चेतावनी दी है, संभल जा, सुधर जा, ये करना मत। और मेरी माँ उधर रो रही थी दोस्तों, मेरी माँ समझा रही थी, ये कर मत, तू ये क्यों कर रहा है, तेरे पास सब कुछ है, और ये जो मेरा है ये तेरा ही, ये सब तुझे ही संभालना है, तू करना क्या चाहता है। और दोस्तों उस वक्त है ना, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या बोल रहे। मुझे लगता था वो, मैं एडमिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरा खाना टाइम पे नहीं होता, मेरे को स्ट्रेस ज्यादा रहता है, ये शराब के वजह से नहीं हुआ। और थोड़ी देर में वो डॉक्टर आया और बोला कि आप इसके बाद शराब नहीं पी पाओगे, क्योंकि आपका लीवर इनलार्ज बन चुका है। और मैंने उसको कहा था कि मैं भाई ज्यादा शराब नहीं पीता, मैं 2-3 पैग ही पीता हूँ। तो बोला 2-3 पैग पीने वाला इधर नहीं होता। बोला किधर होता है, मैं हूँ, 2-3 पैग पीने वाला मैं हूँ। और दोस्तों मैं बोला नहीं यार, ये सिखाओ डॉक्टर है, मेरे माँ ने पैसे दिए रहेंगे, ये 200-300 रुपया देने के बाद ऐसी बात कर रहा है। और दोस्तों उधर से 10-15 दिन में ठीक होने के बाद, फिर से मेरे हाथ में नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद, फिर से मैं पुराने दोस्तों में जाता था और थोड़ी पीने की चाह से जाता था, पर थोड़ा हो नहीं पाता था। पहले घूट के समय दोस्तों मेरे पास चॉइस था, कब पीने का, किसके साथ पीने का, कौन सी पीने का, ये सब चॉइस था मेरे पास। पर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चॉइस मेरे से जा रहा था दोस्तों। मेरे पास चॉइस नहीं बचा था, किसके साथ भी चल रहा था, कभी भी चल रहा था, कौन सी भी चलती थी दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तीसरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, चौथा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। इस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दोस्तों कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं था मुझे। मेरी माँ एडमिशन पेपर पे साइन करने के लिए आई थी और डिस्चार्ज पेपर पे साइन करने के लिए आई थी। कुछ दोस्तों ने, कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे बातें की, उन्होंने घर पे मीटिंग की और बोला कि इसके ऊपर करनी की होगी, इसके ऊपर भूत पिशाच हुआ रहेगा, इनको आप क्या करो, एक बाबाओं के पास दिखाओ। तो मेरे माँ ने बिग शॉट बाबाओं के पास मुझे दिखाया, वहां पे पूजा पाठ किए और मुझे बोला गया कि काल सर्प दोष की शांति करना पड़ेगा, इसको नासिक लेके जाओ। मेरी माँ बेचारी क्या करती थी, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करती थी और मुझे वो नासिक लेके जाती थी, त्र्यंबकेश्वर लेके जाती थी, वो छुट्टियां डालती थी। उसको मेमो मिलता था कि आप बिना वजह छुट्टी क्यों करते। तो उस वक्त मेरे सामने उनको फोन आया था उनके लेडी ऑफिसर का, और वो मेरी माँ बोल रही थी मेरी सबसे बड़ी जायदाद मेरा लड़का है, अगर वही नहीं रह पाएगा तो मैं इस काम का करूंगी क्या, इस प्रॉपर्टी का करूंगी क्या। और मेरी माँ दोस्तों रोती थी, पर मुझे उसके आंसू दिखाई नहीं देते थे, मुझे लगते थे वो मगरमच्छ के आंसू रो रही है। इसको मेरी बहन पढ़ाती है, क्योंकि उस वक्त मेरे बहन के और मेरे रिश्ते बहुत खराब थे। मुझे लगता था मेरी बहन पट्टी पढ़ाती है और मेरी बहन ही मेरी दुश्मन है। मेरी माँ ऐसी नहीं थी, मेरी माँ मेरी थी, पर ये बहन ने उसको कुछ वशीकरण किया है। मेरी माँ पूजा पाठ करती थी, पितृदोष की शांति कराई, काल सर्प दोष की शांति कराई। और दोस्तों थोड़े दिन तक मेरी शराब रुकती थी, कंडीशन सरेंडर पे, कि मेरा जब जो गया हुआ है वो सब वापिस आएगा तो फिर मैं शराब पीऊंगा, मेरी शारीरिक अवस्था फिर से ठीक हो जाएगी तो मैं शराब पीऊंगा। पर दोस्तों कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में मेरे मुंह को लगती थी शराब, और ऐसी लगती थी कि फिर निकल नहीं पाती थी। और मेरे को लग रहा था दोस्तों कि ये शराब रुकाना चाहिए। इसके लिए मैंने भी कुछ प्रयोग किए, मेरे माँ ने जैसे प्रयोग किए मैंने भी किए थे। दोस्त बदले, जगह बदली, ब्रांड बदले, दोस्तों बार भी बदले, पर इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ मुझे। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा था कि जो शराब मैंने मूड मनाने के लिए पी थी, वो अभी मेरे गले का फांसी बन चुकी थी, जंजाल बन चुकी थी दोस्तों। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शराब को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक साइकेट्रिक दोस्त के पास गया। आखिरी चारा मुझे दिख रहा था कि मुझे, मेरे माँ ने उपवास किए थे, बकरा काटा था, मुर्गा काटा था, होम हवन किया था, पूजा पाठ किए थे, मैंने भी उपवास किए थे दोस्तों, उसके बावजूद शराब रुक नहीं पा रही थी या छूट नहीं पा रही थी। और मेरा दोस्त था, उसके पास मैं गया, 2014-15 की दौरान की बात है। और उसके पास गया और मैंने बोला कि देख भाई, मेरे को शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, नौकरी है, नौकरियां जा रही है, शारीरिक अवस्था बहुत खराब हो रही है, मानसिक अवस्था बहुत खराब हो रही है, मेरी माँ को तकलीफ हो रही है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, क्या करूं यार। तो उसने कहा कि देर इज नो केमिकल सोल्यूशन फॉर केमिकल प्रॉब्लम, ये केमिकल लोचा है नहीं अब, ये स्पिरिचुअल डिसीज है।
और इसके ऊपर हमारे पास किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं है। WHO के पास इस बीमारी की दवाई नहीं। और वो बीमारी शब्द सुनने के बाद मैं हिला था दोस्तों। बीमारी, इससे पहले मैंने डेंगू, डायबिटीज, मलेरिया, टाइफाइड, आज कोरोना भी मैं सुनता हूँ। और उस वक्त ये शराबीपन ये बीमारी होती है, ये सुनने के बाद मैं हंस रहा था। क्यों हंस रहा था दोस्तों? क्योंकि मैं एक अच्छे खासे बड़े बार में मैनेजर था और मेरे सामने लाखों लोग शराब पी के जाया करते थे और ये बोलता है शराबीपन। शराब पीना एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और मैं बोला ये बीमारी नहीं है, तेरे को साला इसका इलाज नहीं मिल रहा है तो तू कुछ भी चिपकाएगा क्या? और मुझे उस वक्त उसने कहा था कि देख, एक शराबी दूसरे शराबी के बात करता है तो उसकी शराब रुकती है। अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की एक संगठन इसके लिए काम करती है, जहां पे एक शराबी सुधरता हुआ शराबी बोला था, दूसरे सुधरने की चाह रखने वाले शराबी के साथ बात करता है, उसकी शराब ऑटोमेटिकली रुकती है। 8 वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड मैंने बोला, ये 8वां अजूबा होगा या चमत्कार होगा। और ये चमत्कार देखने का नहीं है। मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, और तू क्या बोलता है ये बीमारी है। मैं बोला हट साला, तेरे कुछ भी बोलता है तू। अरे ये बीमारी होती है क्या? मैं बोला देना है तो दे, नहीं तो जाने दे, मैं इधर से निकलता हूँ। और दोस्तों उधर से निकलने के बाद अगले 5-5.5 साल में जो जो मेरे पास बचा था सब मैंने गवा दिया। इस दौरान दोस्तों मेरे माँ का ऊपर मेरे वजह से बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। मेरी बहन की शादी टूट रही थी, मेरी बहन की शादी नहीं हो पाती थी। लड़के लोग आते थे रिश्ता लेके और वो पूछताछ करते थे, और वो पूछताछ के दौरान उनको पता चलता था घर के बैकग्राउंड के बारे में। मेरी बहन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता था माँ का, पर मेरा जिधर नाम आता था, अरे बाप रे, वहां पे बहुत बड़ा शराबी पियक्कड़ है। और दोस्तों मेरे वजह से उनको जिल्लत का सामना करना पड़ता था। बोलते थे भाई ऐसा है तो बहन भी ऐसी ही होगी। लोग को दोस्तों मेरे को समझ में आ रहा था कि ये करना या रुकाना बहुत जरूरी है। मेरे माँ ने दोस्तों मुझे बुलाया और बोला कि सुधरना है कि नहीं, एक तो तू जहर लाके पी लेना, नहीं तो मुझे पिला देना। उस जहर को भी पैसे मैं दूंगी, क्योंकि दोस्तों आखिरी वक्त पे मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। 7 साल में मेरी 14 नौकरियां बदल दी थी, 4 बार घर बदल दिया था, 2 बार दोस्तों मेरे को इस दौरान बीच में रिहाब में भी जाना पड़ा था। और दोस्तों रिहाब में मेरे को लेके गए, मेरी माँ ने बोला कि देख एक ऐसा रिहाब है जहाँ पे तुझे लेके जाएंगे। और दोस्तों मैं क्यों तैयार हो गया झट से? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, कोई नौकरी पे रखने के लिए तैयार नहीं रहता। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ गए थे, टोटली में जीरो बन चुका था, जीरो। और उस वक्त मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे तरक्की में मैं रुकावट पैदा कर रहा हूँ और मेरे परिवार की तरक्की में मैं रुकावट पैदा कर रहा हूँ, तो मेरे को जाना पड़ेगा। ये शराब आज जरूरत की नहीं बनी, इट इज अ कंपल्शन टू मी, ये कंपल्सरी हो चुकी थी मेरे को। राउंड द क्लॉक का मैं शराबी बन चुका था, 24 घंटे का शराबी। आदमी की 3 मूलभूत जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, और इससे भी पहली जरूरत मेरी शराब बन गई थी दोस्तों। और वो रिहाब में जाने के लिए मैं तैयार हुआ, वो रिहाब में गया दोस्तों। और रिहाब में जाने के बाद मेरे को अच्छा लगा, वहां पे खाना परोसा जाता था, दिया जाता था, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। पर वही जो वाक्य मैंने 2014-15 में सुना था, फिर से वहां पे दोहराया गया कि तुम एक बीमार इंसान हो। शराबीपन एक प्रकार की बीमारी है, इट इज अ 3rd नंबर ऑफ किलर डिसीज, 3रे नंबर की ये महाघातक बीमारी है, और ये कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। इट इज ए इनक्यूरेबल फैटल एंड प्रोग्रेसिव डिसीज, परमानेंट प्रोग्रेसिव पावरफुल जिसे हम कहते हैं। और मेरी शराब पड़ रही थी दोस्तों, ये मेरे को मान्य था, पर बेवड़ा है पर उतना नहीं है मैं। और तुम जो बोल रहे हो ना ये बीमारी है, और ये बीमारी मेरे को तो नहीं है यार, तुमको लगी होगी, क्योंकि उस रिहाब में दोस्तों बहुत सारे रॉक बॉटम केसेस थे, हाई रॉक बॉटम केसेस थे। कोई एमडी करता था, कोई पाया पाव करता था, कोई गांजा पीता था, कोई चरस पीता था, और उनके बीच में मैं शराब पीता। और मैं जब बोलता था मैं शराबी, मेरा नाम अभय, मैं शराबी, और लोग हंसते थे और बोलते थे क्या साला इतना पीता इधर आया, तू शराबी तो है क्या, तू काय के लिए इधर आया। और दोस्तों उधर कंपैरिजन का पार्ट शुरू हो जाता था मेरा, कंपैरिजन, डिनायल, डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग। डिनायल था, डिफाइनेशन था, जस्टिफिकेशन थे, रैशनलाइजेशन थे, मिनिमाइजेशन थे। नुकसान हुआ है पर इतना नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत सारा नुकसान करके लोग आते थे। किसकी बीवी चली गई थी, किसकी माँ चली गई थी, किसकी नौकरी चली गई थी, किसका घर चला गया था, मेरा कुछ नहीं गया था यार, इनका गया है, मेरा नहीं जाएगा। और दोस्तों वहां पे मास्किंग प्रोग्राम करना शुरू किया। जेकिल एंड हाइड हमारा बिग बुक जो कहता है ना, वहां पे अंदर से एक अभय था और जबान पे एक, दिमाग में एक चल रहा था और जबान के ऊपर एक। और मुझे को मान्य करना पड़ा कि दिखावे के लिए कि मैं वो शराबी हूँ जो तुम बोल रहे, मानसिक और शारीरिक तौर पे तुम जो बोल रहे हो उसमें मैं हूँ। मैं दिखा रहा था दोस्तों, स्वीकार नहीं किया था।
मेरे को लगता था साला अपना स्टार खराब है, राहु केतु का दशा खराब है, शनि का 7.5 है यार, ये शराबी बंद मेरा बीमारी है ही नहीं, अपना पैटर्न अलग है। अभी इधर आया है, इधर दिन निकालने का, चुपचाप ये जो हाँ में हाँ मिलाने का और बाहर निकल के अपन फिर से वही करने का जो तूने ठाना है। और दोस्तों 94 डेज में मैं वही किया। मेरा पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड था ना, मैं वहां पे किया। मैनिपुलेशन मेरा सबसे बड़ा हथियार मैंने वहां पे इस्तेमाल किया। और बाहर निकलने से पहले मेरे को उधर बुलाया गया और बोला ओनली एंड ओनली एक ही मीटिंग ही तेरे को है ना इस शराब के पहले घुट से दूर रख सकती है। एक बार का शराबी, मरते दम तक का शराबी, और वो तू है क्या नहीं अबे देख। और मैंने देखा ही नहीं था। मैं बोला क्या शराबी, कौन सा शराबी, मैं कौन सा लंगड़ा इंसान हूँ। अबे मैं लंगड़ा बिंगड़ा नहीं, 2 पैर पे आया है 2 पैर पे जाऊंगा। तू लंगड़ा रहेगा, मेरे को बैसाखी की जरूरत नहीं है, मैं दोनों पैर पे चल के जाने वाला हूँ। और मैंने बोला हाँ मैं जाएगा मीटिंग। मेरी माँ बहुत खुश थी दोस्तों, क्योंकि उसको दिख रहा था, उसको विश्वास था कि मेरा लड़का सुधर गया। मेरे पे विश्वास नहीं रखा था दोस्तों, उसने मेरे पे विश्वास नहीं रखा था, उसने विश्वास रखा था रिहैब वालों के ऊपर, क्योंकि वहां पे उन्होंने मुझको मेरे ऊपर बहुत मेहनत ली थी। पर मैंने मेहनत करने नहीं दी थी दोस्तों, मैंने वो सुना था खाली, और एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ दिया था। बाहर आने के बाद दोस्तों मेरे मन में रिजेंटमेंट चल रहा था। मेरे माँ ने मेरा गेम बजा दिया साला, 94 डेज मेरे को रखा। वो बारिश के दौरान मैं अंदर जेल में लॉकअप लगता था मेरे को साला, वो लॉकअप में रखा। उस वक्त मैंने साला मैं बाहर रहता था, दोस्त लोग के साथ एंजॉय करता था, और मेरे को लगता था मेरी बहन ने और मेरे माँ ने मेरा गेम बजा दिया था। बाहर आता हूँ साला इनको दिखाऊंगा। ये मेंबर के फोन आते थे दोस्तों, आपको मीटिंग आना है क्या। मैं साला फोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये बुढ़े लोग की मीटिंग होती है, मेरे को मीटिंग की जरूरत नहीं है। आज एट द एज ऑफ 31 मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाएगा क्या, अभी तो मजा करने के दिन है। मेरे को जो जो गया है सब खड़ा करूंगा, इनको साला दिखा दूंगा या भाई क्या चीज है। और दोस्तों फिर से है ना मीटिंग के बहाने घर से निकलता था, और दोस्त लोग में वही पुराने दोस्त। अवॉइड स्लीपरी प्लेसेस एंड स्लीपरी फ्रेंड, मैंने किसी को अवॉइड नहीं किया। मैं चाय पीने जाता था, गुटखा खाता था, रेड लाइट एरिया जाना शुरू कर दिया। और दोस्तों कुछ ही दिनों में मेरे हाथ में फिर से वो शराब आ गई। और शराब आने के बाद दोस्तों अगले 5-6 दिन में जो 14 साल मैंने शराब नहीं पी थी, उससे भी भयानक शराब मैंने पी। कब घर पे आया, कौन लेके आया, कैसे आया, कितने बजे आया, गाड़ी किधर है, मोबाइल किधर है, अरे खाना खाया कि नहीं, कुछ याद नहीं है दोस्तों। और मेरे को 4 लोग उठा के फिर से रिहाब में ले गए। तो रिहाब में लेते जाते वक्त एक दोस्त ने मेरे को वाक्य बताया था, तू क्या बोल रहा था, तेरे को याद है क्या। मैं बोला क्या बोला यार मैंने। तू बोल रहा था तेरी माँ को तेरा आगने के बाद सबसे पहले खून तेरी माँ का करने वाला है, तू ये बोल रहा था। ये सगी माँ को तू ऐसा बोलता है क्या। दोस्तों इतना मेरे को है ना कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या बोल रहा था। और उधर जाने के बाद दोस्तों मेरे हाथ में बिग बुक थमाया गया, बिग बुक दिया, और बिग बुक पढ़ने के बाद मेरे को आइडेंटिफिकेशन हो रहा था, अबे कुछ तो गलत हो रहा है तेरे साथ। कम पीने की कोशिश कर रहा है पर कम पी नहीं पा रहा है। और उस वक्त दोस्तों मेरे को है ना बिग बुक देने के बाद मेरे को आइडेंटिफिकेशन बोला। और मेरे को आज भी मैं बोलता हूँ कि बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर। बिग बुक ही मेरा सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और पहला स्पॉन्सर है दोस्तों। और वो पढ़ने के बाद मेरे को मान्य करना पड़ा कि यस आई एम एन अल्कोहलिक। और वहां के काउंसलर को मैं मिलने गया और बोला कि यस मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को तुमसे बात करने का है भाई, मेरे को है ना तुमसे 10 मिनट का टाइम दो। और मैंने उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया और बोला तू पढ़ा क्या बिग बुक। मैं बोला पढ़ा यार मैंने। 94 डेज बाद में पहले भी मैंने देखा था दोस्तों, उसको है ना एक मैगजीन की तरह देखता था। इस बार मैंने मैगजीन की तरह नहीं देखा, मेरी लाइफ की स्टोरी लिखी थी उसमें। और मैंने जब वो बोला कि यार ये जो तुम बता रहे हो ना, एक बार का शराबी, मरते दम तक का शराबी, और मेरे को ये मान्य है, मेरे को मान्य है। बोला कैसे, कम पीने की इच्छा हो पर कम पी भी नहीं पा रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा है। हमारे पास इंडिया जियो 12 सवाल देती है, 44 सवाल है, 20 सवाल है। बिग बुक मेरे को 2 ही सवाल पूछते, छोड़ने की इच्छा होते हुए भी छोड़ पाता है क्या। बिल्कुल नहीं। 14 साल के अनुभव अभय के बताते, छोड़ भी नहीं पा रहा है, क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल भी कर नहीं पा रहा है। और बिग बुक में अगला ही वाक्य दिखा है, फिर तू संभावित शराबी है। और मेरा काउंसलर मेरे को बोला तू संभावित शराबी है क्या। मैं बोला नहीं यार मैं शराबी है। तो बोलता मैं नहीं बताएगा तू शराबी है क्या नहीं, तेरे को अंतर मन से मान्य करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी को शराबी डिक्लेयर करने के लिए नहीं हूँ, ये खुद को इस बीमारी का मरीज भी तू है और डॉक्टर भी तू है, तुझे ही डायग्नोस करना है। और मैंने मेरा डायग्नोस कर लिया था, यस आई एम एन अल्कोहलिक। वो अब ऐसा शराबी है जो एक बार का है, जो मरते दम तक है, और पहला घूंट मेरे लिए घातक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और मेरा काउंसलर बोला अगली लाइन पर, ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन बी कॉन्कर यू फ्रॉम दिस डिसीज। केवल और केवल एक आध्यात्मिक अनुभव ही तुझे इस शराब की दूरी रख सकता है। अभी आध्यात्मिक अनुभव मिलाने का किधर। तो मेरा काउंसलर बोला था
मीटिंग में जा, स्पॉन्सर ले। और दोस्तों कुछ ही दिन बाद मेरे को मीटिंग में लेके आए। भगवान की कृपा थी, मेरी माँ मेरे को लेने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी माँ ने बोल दिया था मैं एक सांप के ऊपर विश्वास रखूंगी पर मेरे बेटे के ऊपर विश्वास नहीं रख सकती। मैं ये कभी भी है ना धोखा देता है और ये खुद तो मरेगा और मेरे को भी मार देगा, मैं नहीं रखूंगी मेरे घर पे। दोस्तों ये मेंबर ने समझाया, जैसे तैसे मेरे माँ ने मेरे को घर पे लिया। और उस दोपहर को दोस्तों कुत्ते को जिस प्रकार खाना परोसा जाता है उस प्रकार सगी माँ ने इस नालायक बेटे को खाना दिया था और मेरे को बोला था कि ये आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद अगर कुछ भी ऊंच नीच करेगा तो तू मरेगा नहीं तो मैं मरूंगी। और दोस्तों 2 सवाल थे, अबे तू सुधर पाएगा क्या और फिर से खड़ा हो पाएगा क्या। और उस दौरान दोस्तों पनवेल में से 2 भाइयों के फोन आते हैं, तुमको मीटिंग करना है क्या। मैं बोला हाँ भाई, मेरे पास कुछ चारा ही नहीं है, क्या करूंगा मैं, मेरे को आना पड़ेगा मीटिंग, मेरे को करना पड़ेगा। और दोस्तों उस मीटिंग में जाने के बाद मेरे मन में सवाल था, ये साला मेरे को क्या क्या सवाल पूछेंगे, ये मेरी पूरी जिंदगी की स्टोरी मेरे से मालूम करा के लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। मेरे को उधर वेलकम किया गया, मेरे लिए उधर तालियां बजाई गई, मेरे को उधर स्वागत किया गया दोस्तों। वो अनकंडीशनल लव, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस की मेंबरशिप है। यहाँ पे आने के लिए क्या गवाना है मैंने डिसाइड कर लिया था, चूज योर ओन रॉक बॉटम। मैंने मेरे रॉक बॉटम को पकड़ लिया दोस्तों, बस इतना गया है उतना बाकी है, एज इट लगा दिया मैंने बस। मेरे को उधर चेयरपर्सन ने बोला जो जो गया नहीं है उसको पकड़ के रखा भाई, और मैंने पकड़ के रखा दोस्तों। माँ गई नहीं, माँ को पकड़, बहन गई नहीं, बहन को पकड़, तू गया नहीं, तू जिंदा है, यही बड़ी बात है। सिंगल पीस में आज भी तू मीटिंग में आया है। और दोस्तों वहां पे शेयरिंग होती थी ना, मेरे को लगता था ये साला मेरा आइडेंटिफिकेशन करते, मेरी लाइफ की स्टोरी बताते। और दोस्तों मेरे उधर मेरे को शामिल कर लिया दोस्तों, उन्होंने मेरे को प्यार दिया, मेरे को हक दी, मेरे को झप्पी दी, मेरे को बोला कि तू आते रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरा वक्त दे हमको बस। और दोस्तों मैं बोला ये कौन है, कहाँ से आए ये लोग, क्या ऐसा बात कर रहे हैं यार, ये मेरे को पहचानता भी नहीं है। जो खुशियां मैंने शराबीपन के वक्त में खरीदने की कोशिश की, आज बिना पैसे के मुझे मिल रही थी। मेरी माँ ने एक वाक्य बोला था शराबीपन में, 4 लोग जुटाना शुरू कर देना भाई, क्योंकि 4 लोग तेरे को कंधा देने के लिए नहीं आएंगे। और वो 4 लोग मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मिल गए थे। मैं बोला इधर आना पड़ेगा, यही वो राजमार्ग है जिसकी तलाश तू कर रहा था, इधर नहीं तो किधर नहीं, इसको नहीं छोड़ने का। और दोस्तों मैं डे विजिल करता था, नाइट विजिल करता था, मॉर्निंग मीटिंग करता था, इवनिंग मीटिंग करता था, बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। मेरे को उधर जज नहीं किया, मेरे को पूछा नहीं क्या कांड किया, क्या मचांड किया, तू आते रहे, एक ही बात बोला हर भाई, मेरे को यही बात बोला, तू आते रहने का भाई, हमारे को जो मिला है तेरे को मिलने वाला है, पर ये मत पूछना कब मिलने वाला है, मिलेगा जरूर। अल्कोहलिक एनोनिमस 12 प्रोमिसेस भी देती है और वो प्रोमिसेस फुलफिल होने वाली है। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता था, शराब रुकाने का फॉर्मूला मेरे को मिल गया था। अभी शराब पीने का फॉर्मूला था, अभी शराब रुकाने का। अभी 90 मिनट की मीटिंग करने का 22.5 घंटा अभय का बाजार, अभय का कांड, अभय की दंगल शुरू हो गई थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आई एम ईगोस्टिक पर्सनैलिटी, आई एम बोलूंगा, अनुभव अलग अलग होते, मेरे जैसे नहीं बोलूंगा, मैं एक घमंडी इंसान हूँ। और मेरा घमंड शराब रुकने के बाद फिर से ऊपर आना शुरू हो गया। मीटिंग के ऊपर है ना दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन भंग होना शुरू हो गया। मीटिंग के ऊपर अभी दिलचस्पी नहीं थी, सुपर मीटिंग पे दिलचस्पी, गॉसिपिंग, गॉसिपिंग का कीड़ा है मेरे में। सुपर मीटिंग में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलने वाला है, इसके ऊपर। और दोस्तों उधर भी मेरे भाई है ना, मेरे को कभी कुछ बोले नहीं, हंसते थे बस, बोलते थे आते रहे, आज नहीं तो कल सुधरेगा। और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता शेयरिंग अवॉइड करना शुरू कर दिया। क्या चेयरपर्सन मेरे को शेयरिंग देता है यार, ये बार बार मेरी कहानी क्यों सुनता है, तेरा तू देखना यार, इसको समझ में नहीं आता क्या साले को, मेरे को क्यों उठाता है। और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों अनैतिक संबंधों में फंस गया। अभय एनोनिमस शुरू कर दी मैंने, ये मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं, अभय एनोनिमस। पहला आधा पायरी मान्य किया था, हदवल था, शराब पीने की इच्छा नहीं है तो भी शराब पीनी पड़ती है, और क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं, हदबल था सर, मेरे को मान्य थी दोस्तों। चार ही मुंडे चीटू, चारों तौर पे मार खाने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, शराब पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। पर वो विलियम डंकन सिल्वर कहता ना, वी बिकम रेस्टलेस, इरिटेड एंड डिसकंटेंट, अस्वस्थ, परेशान, चिड़चिड़ा, बेचैन मैं हमेशा रहता था, भविष्य की चिंता सदा थी, किए हुए कांड याद आते थे दोस्तों, कब होगा, कैसे होगा, अबे तेरे आगे 7 वाले आज किधर पहुंच गए, उनके 2-2 गाड़ियां हो गई, बंगले हो गए, बच्चे हो गए, शादी हो गई, क्या कर रहा है यार तू, कब जाएगा आगे। और दोस्तों भविष्य की चिंता सताती थी, और वो भविष्य की चिंता जब सताती थी ना, मैं दूसरों को सताता था, दूसरों को परेशान कर देता था, गुटखा खा के इधर उधर थूक देता था, अनैतिक संबंध शुरू हो गए। जिस लड़की ने मुझे माफ किया,
मेरा अल्कोहलिज्म सहन किया, उसके साथ मैंने चीटिंग की दोस्तों, ऑनेस्ट नहीं रहा, मैं अनैतिक संबंध शुरू कर दे, मीटिंग से उठ के जाना शुरू कर दिया। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर 9:30 बजे आएगा तो मैं 7:35 को आके बैठता था। उसको पता नहीं होना चाहिए, उसको मालूम नहीं होना चाहिए अभय क्या कर रहा है। और दोस्तों मेरा प्रोग्राम शुरू कर दिया, 12वें पायरी का काम करता था। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर मेरे को बोलता था रिकवरी थ्रू सर्विस, सर्विस थ्रू रिकवरी, और सर्विस में करता था दोस्तों। पहला आधा कदम और 12वां कदम। 12वां कदम करने के पीछे मेरा हेतु क्या थे, मेरा नाम होना चाहिए, अभय की जय जयकार होनी चाहिए, अभय के गुणगान गाने चाहिए। और दोस्तों वो न्यू कमर को मैं गाड़ी पे लेके जाता था, और वो न्यू कमर है ना, मैं भी न्यू कमर था और मेरे पास गाड़ी थी तो मैं लेके जाता था, और न्यू कमर मेरा नाम नहीं लेता था तो मैं डिस्टर्ब होता था। ये क्या साला मेरा नाम नहीं लेता, नाम लेना रे, अभय का नाम ले, और वो नाम नहीं लेगा, मैं डिस्टर्ब होता था। इच्छा और अपेक्षाएं रख के मैंने सर्विस करता था। हमारे यहाँ पे बोल जाता है सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस, निस्वार्थी भाव से सेवा करने का। मेरे अंदर स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ था यार, और मैं अगले बार वो न्यू कमर को ही नहीं लेके जाने का। मेरे मकसद, मेरे हेतु, शराब रुकी थी दोस्तों, पर इज्म, पास, आई सेल्फ एंड माई सेल्फ, इनसाइड मी, मैं देखने के लिए तैयार नहीं था। मैं दूसरों की गलतियां निकालता था। मैं बोलता था मैंने शराब रुकाई है, तुमको बदलना पड़ेगा। और दोस्तों उस वक्त मैं मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के पास गया, और मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने बोला ए का प्रोग्राम कर रहा है क्या? मैं बोला हाँ, 90 मिनट की मीटिंग कराओ। मेरे को उधर बोला साला डेली रिफ्लेक्शन एज विल सीज इट, 12x12, बिग बुक, लैंग्वेज ऑफ हार्ट, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, ये सब अल्कोहलिक अनोनिमस का प्रोग्राम है। 90 मिनट की मीटिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। वो आज भी बीमारी को नहीं समझा भाई। इस बीमारी को जो समझता है वही लंबी इनिंग खेलता है अल्कोहलिक अनोनिमस में, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। वो आज भी डेंजर जोन में दिख रहा है, पर मैं तेरे को कुछ बोला नहीं हूँ। तो अभी क्या करना पड़ेगा, स्पॉन्सर लेने का पड़ेगा। ये अकेले के दम पे करने का प्रोग्राम नहीं है, तो अकेले के दम पे कर रहा है। शॉर्टकमिंग्स निकालने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कर, तेरे हिसाब से अल्कोहलिक अनोनिमस का प्रोग्राम ले मत। और मैं बोला अबे मेरे टक्कर का स्पॉन्सर मिलेगा किधर, मैं कितना होशियार है, मैं कितना नॉलेज वाला है, मैं मेरे बाप की नहीं सुना। यही तो प्रॉब्लम है तेरा स्वभाव दोस्त, बाप की नहीं सुना ना। अभी सुनना पड़ेगा। तेरा शिक्षण, तेरी पढ़ाई, तेरा पैसा, तेरा नॉलेज तेरे को सोबर नहीं रखेगा भाई। सो कॉल्ड विल पावर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेड एज पर एज अभय इज कंसर्न। और उस वक्त दोस्तों मेरे को रियलाइज हुआ कि यस, मेरे को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे को इन कदमों पे घुमाए, लेके जाए। और उसके लिए एक स्पॉन्सर की जरूरत है, सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर सजेशन ऑन रिकवरी स्पॉन्सर। और उसको लेने के बाद उसने मेरे को बिठाया और बोला प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा प्रोग्राम उसने तुरंत शुरू किया। मेरे को बोला हथबलता मानने, लिख हथबलता किधर किधर है। शराब के सामने ही हथबल नहीं है, तू तेरी माँ के सामने हथबल है, परिस्थितियों के सामने हथबल है, सिचुएशन के सामने हथबल है, इस समय के सामने हथबल है। टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। हु एडमिट द कंप्लीट डिफीट? अभय ने एडमिट किया। मैं बोला हाँ अभी करता हूँ भाई, करना पड़ेगा। और दोस्तों शराब रुकने के बाद भी मेरे को लगता था दूसरे बदलने चाहिए। इस बार मेरा स्पॉन्सर बोला पावरलेसनेस लिखना पड़ेगा। अब लिखा दोस्तों, शराब के सामने ही हथबल नहीं हूँ, इस कोरोना के सामने भी हूँ, इस सरकार के सामने भी हूँ, मेरे माँ के सामने, मेरे गर्लफ्रेंड के सामने, हर चीज के सामने हथबल हूँ। बदलना है तो अभय को। और अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। शराब पिया इसके लिए बीमार नहीं था रे, तू बीमार था इस वजह से शराब पी। यू आर अ बॉर्न अल्कोहलिक। हथबलता के वजह से अस्त व्यस्तता नहीं था, अस्त व्यस्तता की वजह से हथबलता था। और मैंने जब देखा दोस्तों ये अस्त व्यस्तता, मेरे को लगता था मेरी नौकरी गई, मेरा पैसा गया, मेरा समाज की इज्जत गई, ये अस्त व्यस्तता है। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया ये ऐसा तो सबके साथ होता है। ये परिणाम की बात कर रहा है तू। शराब पीने के बाद नौकरी जाने वाली है, पैसा जाने वाले है, रिश्ते खराब होने वाले हैं, घर संसार उद्ध्वस्त होने वाला है, दंगल तेरे जिंदगी में मचलने वाली है। तेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी का पर काम करना पड़ेगा। बिग बिग को जो अपेक्षित अस्त व्यस्तता है वो भावनिक अस्त व्यस्तता। इससे पहले भी तू इस शराबीपन के टहनियों को छाटा था तूने, मध्यपाश के पेड़ को तूने काटा था। इस बार रूट कॉज के ऊपर काम करना पड़ेगा। रूट कॉज क्या है? इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। और इसके लिए मेरे को बिग बुक पॉइंट देता है, 8 सवाल देता है, और इन सवालों के जवाब मेरे को छुड़ाने के लिए बोला। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और तभी मैं बोला अनमैनेजेबल हुई लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। हथबलता तो शराब दिखाती है, पर अस्त व्यस्तता मेरे को शराब के पास लेके जाती है। शराब पीना तेरा बीमारी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस डिसीज। एक्चुअल में मेरा बीमारी है शराब पीने के वो बहाने, वो जस्टिफिकेशन, उसके ऊपर काम करने का है।
एलर्जी के ऊपर काम नहीं करने का, ये मेंटल ऑब्सेशन क्यों आता है उसके ऊपर काम करने का। एलर्जी के ऊपर तो WHO, साइंस, मेडिकल फर्टिनिटी भी काम नहीं किया, तू क्यों कर रहा है। ऑब्सेशन क्यों आता है उसके ऊपर काम कर। और वो ऑब्सेशन क्यों आता है, मेरे भावनिक अस्वस्थता। और उधर मेरे को पिक बुक पॉइंट देता है, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है तेरे। मैं बोला हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप नहीं है भाई। मेरे माँ को माँ का दर्जा नहीं दिया, बहन को बहन का दर्जा नहीं दिया, भाई को भाई का दर्जा नहीं दिया। अरे मैं सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड शराबी है यार। मेरे को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है मेरे से। मैं बोलता था पैसा खत्म आदमी खत्म, जो दुनिया को दिया है दुनिया भी मेरे को वही देने वाली है। वो भी मेरे साथ वैसे ही रहती थी, मैं डिस्टर्ब होता था और मैं शराब पीने जाता था। मेरे को बिग बुक पता था, फुल ऑफ फियर, संपूर्ण डर की अवस्था में। अरे बचपन से ही तो डर की अवस्था में था मैं। मार्क्स अच्छे मिलेंगे क्या नहीं, नौकरी अच्छी मिलेगी क्या नहीं, मेरे सपने पूरे होंगे क्या नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के जाएगी क्या नहीं, कोरोना होगा क्या, स्लिप होगा क्या, रिलैप्स होगा क्या, रिहैब में जाऊंगा क्या। बहुत डर है यार, बहुत डर है। और वो डर आने के बाद मैं शराब पीने जाता था। वुडंट कंट्रोल माई इमोशन नेचर, ये बहुत बड़ा पॉइंट मेरे को बिग बुक देता है मेरा स्पॉन्सर। वुडंट कंट्रोल माई इमोशन नेचर। 14 साल का शराबीपन सहन करने के बाद भी मेरे माँ ने मेरा खुले मन से स्वीकार किया। और मैं सोबेरिटी के अंदर मेरे माँ के थोड़ा नमक ज्यादा होने के बाद मेरी माँ के ऊपर बोखला दिया था। मेरे भावनाओं का उद्रेक हो चुका था, मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, ये माँ है इसने तेरे लिए क्या किया है। गुस्सा आया तो इतना आता है कि रोक नहीं पाता, सामने कौन है, क्या कर रहा है तू, क्या बोल रहा है तू, कुछ समझ में नहीं आता। और खुशी आई तो इतनी आती है कि उसको बैलेंस करनी नहीं आता। गुस्सा आया तो इस दुनिया में गुस्सा किसी को नहीं आया, और खुशी हुई तो इतनी है कि दुनिया में किसी को नहीं। बैलेंस करने नहीं आता मुझे। इंडिया हारा तो भी शराब पीना पड़ता है, इंडिया जीता तो भी शराब पीना पड़ता है, नौकरी गई तो भी शराब पीना पड़ता है, नौकरी मिली तो भी शराब पीना पड़ता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तो भी शराब पीना पड़ता है, गर्लफ्रेंड मिली तो भी शराब पीना पड़ता है। वी कुडंट कंट्रोल माई इमोशन नेचर। आज अभय को कौन चलाता है, अभय की भावनाएं चलाती है, अभय की भावनाएं चलाती है। अभय की माँ को अभय की भावनाओं के ऊपर नियंत्रण, अभय की माँ उसकी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कर सकती है, अभय नहीं कर पाता। अभय को उसका इमोशन नेचर चलाता है। तभी तो बिल डब्ल्यू कहता है इमोशनल सोबेरिटी इज आवर नेक्स्ट फ्रंटियर। हमारा अगला मकसद भावनिक सोबेरिटी को हासिल करना। रियल हेल्प टू अदर पीपल कभी नहीं कर पाया मैं, उसके पीछे मेरा स्वार्थ रूप छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ मकसद छुपा हुआ है। कुडंट कंट्रोल इमोशन नेचर, कुडंट मेक अ लिविंग, ठीक से नहीं रह पाया। एट द एज ऑफ 31 मैं आपके पास आया हूं, मैं क्या ठीक से रह पाऊंगा। मेरे बराबरी वाले आज उनके बंगले हो गए, गाड़ी हो गया। मेरे माँ को मैंने सिर्फ और सिर्फ कर्जे में डाला था, मैं भीख मांग रहा था, सोबरिटी में भी अनहैप्पी। जब जब मैंने दोस्तों शराब रुकाई है, मेरे को पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कभी, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला। मैं कपड़ा खरीदा, मटेरियल चीजें खरीदी, लड़कियों के समय बिताया, और मेरे को पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कब मिलता था, वो शराब पीने के बाद। फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, हाँ यार यूजलेसनेस से तू कभी भी किसी के यूज नहीं हुआ, मैं कभी नहीं किसी के यूज हुआ। 200 रुपया दिया तो मैंने 400 रुपया घर से लिया है। और मेरे को मेरा स्पॉन्सर बोलता है इस इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और यही बहुत जरूरी है। अल्कोहलिक अनोनिमस में चौथा पांचवा कदम मुश्किल नहीं है, मेरा स्पॉन्सर बोलता है पहला कदम बहुत मुश्किल है। पहला डिनायल, डिफाइंग, जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, मिनिमाइजेशन, कंपैरिजन, ये सबको पैर के नीचे रोना पड़ता है। ईगो डिफ्लेक्शन का प्रोग्राम है, और ईगो डिफ्लेक्ट पहले कदम में ही होना मांगता है। अब और एक में ऐसा कदम है जो 100% लिया जा सकता है, और ये लेना ही पड़ेगा। आज के दिन की सोबेरिटी मेरे को ये पहला कदम देता है। पहला कदम, ये पहला कदम मेरे को बताता है कि पावरलेसनेस एक्सेप्ट करके चलेगा नहीं, अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और खाली अनमैनेजेबिलिटी एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा, करनी नहीं, पावरलेसनेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इन दोनों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है भाई को। और ये मेरे को एक बात बताया स्पॉन्सर ने कि तू क्या बोलता है, तेरे दम पे तू शराब से दूर है। नहीं रे बाबा, ये भगवान की कृपा है। मैं बोलता था ये में आने के बाद भी, अरे शराब रुका दिया मैंने, शराब रुका दिया मैंने। मेरे को बोला नहीं यार, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। कोई तो एक उच्च शक्ति है जिसने रुकाई। मैं बोला कौन उच्च शक्ति, काहे की उच्च शक्ति है, भगवान भगवान मत बोल भाई। भगवान और मेरा जमता भी नहीं है, मेरे को जमा नहीं है भगवान। क्योंकि गॉड का मैंने डॉग किया था, मैंने बोला था, और मेरा ही डॉग बन गया था दोस्तों, मेरा ही डॉग, मेरा ही कुत्ता बन गया था। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया था, तब मैं ना खुद को ही भगवान बोल रहा था। मैं ही मेरे जीवन का शिल्पकार, मैं ही मेरे दुनिया का वन मैन शो। मैं बोलता हूँ वही राइट है।
और उस वक्त मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बोला लैक ऑफ पावर इज योर डिलेमा, शक्ति का अभाव ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तेरे सामने था। वो शक्ति तेरे को शराब कभी कभार दिया करती थी, भाई कभी कभार दिया करती थी। आज शराब तेरे जिंदगी से हमने निकाल ली है, तो खालीपन कौन पैदा करे निकालेगा? उसके लिए राइट सब्स्टिट्यूट की जरूरत है, राइट सब्स्टिट्यूट। और शराब के अगर तू शैतान बोलता है तो शैतान है तो भगवान भी है, पर ये भगवान मिलेगा किधर? मैंने उसको कभी हाय हेलो नहीं किया, कभी बात नहीं किया, कभी उससे मिला भी नहीं है। मैं नासिक भी गया, उधर भी नहीं मिला। मैं कोल्हापुर भी गया, मैं शिरडी भी गया, उधर नहीं मिला। मैं बोला अरे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो उस वक्त भी तेरे साथ था जिस वक्त तू शराब पी रहा था। याद कर, वो दारू के फुल नशे में वो गाड़ी लेके कौन आया था? तू नहीं गाड़ी चला रहा था। तेरे को याद है क्या किधर से आया, कब घर पे लाया गया? वो भगवान गाड़ी चला रहा था। उस वक्त भी वो तेरे साथ था और आज भी है। बस उसका स्वीकार करने की जरूरत है, उसके अस्तित्व का स्वीकार कर। और यहाँ पे बिग बुक मेरे को मेरा का फेलोशिप सबसे बड़ा स्वतंत्र देता है, सबसे बड़ा फ्रीडम देता है कि चूज योर ओन हायर पावर कॉन्सेप्ट। इधर मेरे को स्वतंत्र देता है कि मेरा हायर पावर का कॉन्सेप्ट मेरे को चूज करने का है। इसके लिए मेरे माँ जिधर पैर पड़ती है उधर मेरे को पैर पड़ने की जरूरत नहीं। मेरा स्पॉन्सर का जो हायर पावर है वो मेरी हायर पावर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सजीव हो निर्जीव हो कुछ भी हो, मेरे को उसको हायर पावर मान के चलने का है। वो कॉन्सेप्ट मेरे को रेडी करने का। मेरे को लगता है ना ये मोबाइल में मेरी उच्च शक्ति है, मेरी उच्च शक्ति है। तुमको इसके ऊपर है ना अपोज करने का कुछ भी मत ये नहीं है। मेरे को लगता है ना मेरे गाड़ी में हायर पावर है। जो चीज तेरे को योग्य रास्ता दिखाती है वो तेरी हायर पावर। और दोस्तों मैं वो भी बोला कि मैं बिग बुक को मान लेता है यार, ये क्लासरूम को मान लेगा। इधर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बोल मेरा स्पॉन्सर बोला मान चल, ये चलना पड़ेगा, क्योंकि तुझसे बड़ी ताकत के तौर पे तूने शराब का इस्तेमाल किया था। और शराब से बड़ी ताकत मतलब ईश्वर, कोई भी इंसानी ताकत तुझे शराब से दूर रख पाई क्या? नहीं 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 नहीं। मेरी माँ नहीं रख पाई, मेरी बहन नहीं रख पाई, मेरे दोस्त नहीं रख पाए, मैं खुद नहीं रख पाया। तो तुझसे बड़ी इस ताकत का ये स्वीकार करना पड़ेगा और वही तेरे को इस जंजाल से बाहर निकालेगा। और आज मेरे को समझ में आता है ये वो ताकत है, उस वक्त भी थी और आज भी है। आज भी इस अभय को अगर जिंदा रखा है, ये बोनस लाइफ दी है, तो ईश्वर के बहुत कुछ ना कुछ मेरे लिए उपाय योजनाएं है। और दोस्तों मेरे को बिग बुक बताता है तू सबसे बड़ा इंसैनिटी है क्या है? मैं बोला मेरे स्पॉन्सर को इंसैनिटी क्या है, मैं पागल है क्या? तो बोलता है हाँ, मन में शराब पीने के विचार आते बहुत आते हैं यार, ये तो इंसैनिटी है। ये आग तेरे को इतनी बार जला चुकी है, तो भी बार बार लगातार तेरे मन में शराब पीने की या शराब पी सकता हूँ ये विचार आते, यही तो पागलपन है। समडे समहाउ आई बीट द गेम, कभी तो कहीं तो थोड़ी पीऊंगा, यही तो पागलपन है। ये पागल आदमी के मन में ही विचार आते और समझ में आता है दोस्तों। हाँ, आज भी 13.5 महीने बाद भी मेरे मन में एक विचार आता है कि चल थोड़ी पिएगा। अरे नहीं पी सकता, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी, यही तो पागलपन है। घर जला के कोयले का धंधे करने वाला शराबी है अब, घर जला के, उसके बावजूद भी आज भी शराब पीने के विचार आते, यही तो पागलपन है, यही तो इंसैनिटी है। और वो रोगी से निरोगी कौन बनाएगा? वो है मेरा ईश्वर। मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बोला था डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल, डिपेंडेंसी ऑन गॉड शिफ्ट टोनी मंकी। जैसे एबीटी मरते दम तक दारू पी रहा था, बिल डब्ल्यू ने दारू नहीं पिया, उसकी डिपेंडेंसी स्पॉन्सर के ऊपर नहीं थी, हायर पावर के ऊपर हो गई थी। तेरी भी डिपेंडेंसी हायर पावर पे होनी मांगती है अब। और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए दोस्तों कि मेरी डिपेंडेंसी आज शराबपन के ऊपर नहीं है। उससे बड़ी ताकत, उससे बड़ी किक मेरा ईश्वर मेरे को देता है। और ये 12 कदम करने के बाद मेरे को किक मिलती है, वो अनुभव मिलता है मेरे को। इसके लिए मेरे को इस ईश्वर की जरूरत है। वो ईश्वर मेरे को बोला आज तू 94 डेज इससे पहले शराब से दूर था, 29 डेज तू शराब से दूर था। मतलब शराब पीना तेरे लिए जरूरी नहीं है। जिंदगी जीने का साधन क्या है? खाना, रोटी, कपड़ा, ऑक्सीजन, ये जरूरी है। शराब तेरे लिए जरूरी नहीं है, खरीदी हुई बीमारी है। अब इस भगवान ही तेरे को इस ऑब्सेशन से बाहर निकालेगा, इस जलजाल से बाहर निकालेगा। बस इस गाड़ी का है ना मुसाफिर, उसको बनने दे, उसको चालक बनने दे। तू खाली पीछे बैठ जा। उस रिक्शा वाले को पूछता है क्या तू, भाई साहब तुमने बैज बिल्ला है क्या, तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? उसी प्रकार उसको ऊपर आज शक मत कर, उसने दिया है तेरे को थोड़े थोड़े समय बाद। और मेरे को इधर मेरा स्पॉन्सर बोला काउंट द ब्लेसिंग का लिस्ट बना। एट द एज ऑफ 31 वो ईश्वर ने, परमेश्वर ने तेरे को दिया है थोड़े थोड़े देर बाद। मेरा क्या होता है, मैं ऑलवेज डिमांडिंग का नेचर है, मैं हमेशा मांगते रहता हूँ और कुछ देर बाद वो देता नहीं है। वो बोलता है बस कर साला, तेरे को सब फ्री में दिया है मैंने, मेहनत करना,
और उस वक्त नहीं देने के बाद मैं थोड़ा झल्ला उठता हूँ, मैं बोलता हूँ, सवाल खड़ा करता हूँ, ये भगवान यही। और जब मैंने काउंट द ब्लेसिंग का चार्ट बनाया ना, मेरे हायर पावर का लिखा, तो मेरे को भर भर के दिया है उसने आज तक। मेरे को बोला स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। ओपन माइंडेडली उसका स्वीकार करा भाई, खुले मन से। जिस प्रकार तू खुले मन से उस शराब का स्वीकार किया था, जो शराब तेरे से बात नहीं करती, कभी मिली नहीं, तेरे को बोली नहीं चल मेरे साथ, उसका तूने बात सुना, आज उस हायर पावर का बात मान। उसका कब से कह रहा है जी और जीने दे, तू जी भी नहीं रहा है और जीने भी नहीं दे रहा है। फिर आपको पहला कदम, मैं विलियम डी सिल्कोर को थैंकफुल कहता हूँ कि उन्होंने आज हमको ये बीमारी समझाया। सेकेंड स्टेप के लिए मैं एबीटी साहब को बोलता हूँ, उन्होंने गॉड कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हमारे बिल डब्ल्यू साहब को, और उस वजह से मेरा भी गॉड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई जो योग्य राह दिखाता है वो है गॉड, गुड्स ऑर्डरली डायरेक्शन। पहला कदम मुझे प्रॉब्लम बताता है, दूसरा कदम मुझे सॉल्यूशन देता है, पर सॉल्यूशन कब देगा? जब मैं इच्छा और जीवन छोड़ूंगा तब देगा। मेरे को इच्छा और जीवन छोड़ना बहुत जरूरी है, मेरा स्पॉन्सर बोला। इट इज अ कीस्टोन ऑफ ऑल स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सब कदम महत्वपूर्ण है, पर ये कदम बहुत भयानक है। ये कदम है ना, तेरे सोबेरिटी का फाउंडेशन रखने में मदद करता है। मेरी इच्छा है और जीवन मेरे को क्यों छोड़ने का? मैं बोला मेरी माँ की क्यों नहीं छोड़ने का, मेरी बहन की क्यों नहीं छोड़ने का, मेरे रिश्तेदारों की क्यों नहीं छोड़ने का, मेरी गर्लफ्रेंड की। नैतिक अनैतिक उनको तेरे को समझ में नहीं आता, उनको समझ में आता है। खुद के इच्छाओं पर नियंत्रित होने वाला जीवन कदापि यशस्वी नहीं होता, कदापि। और मेरे लिए तो 100% था दोस्तों। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड आर रूट कॉजेज ऑफ माई डिसीज, बिग बुक लिख के जाता है। मेरे को लगता था आई एम द डायरेक्टर, आई एम द यूनिवर्स बॉस। मेरे को मेरा स्पॉन्सर बोला तू डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर वो है, वो क्रिएटर है। तू क्या बोलता है, ऊपर वाले की इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता, तेरे जिम्मेदारियों की तू भगवान को दोष देता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर वाले की इजाजत के बिना पत्ता भी कब नहीं हिलता? जब तू हिलने देगा तब। तूने खुद को ही भगवान माना और तेरा भगवान शराब बन गई क्या भाई? और मेरे को इधर बोला कि वांट्स एंड नीड्स के चार्ट बनाओ मेरे भाई। वांट्स एंड नीड्स क्या है? वांट्स क्या है लिख पहले। मैंने लिखा 10 करोड़ रुपए, 4 BHK लग्जरियस फ्लैट, गोवा में आलीशान होटल, BMW, 10 करोड़ की PF मिलना चाहिए मेरे को, FD रहना चाहिए, ये सब होना चाहिए मेरे अकाउंट में। और मेरे को स्पॉन्सर बोला ये सब मिलेगा तो साले तू दारू ही पीने वाला है रे, दारू ही पीने वाला है। बोला नीड्स के ऊपर काम कर। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, द मटेरियलिस्टिक पाथ विल बी फॉलो यू। मटेरियलिस्टिक चीजें ऑटोमेटिकली पीछे आने वाली है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर। उसके लिए नीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। नीड्स क्या है? मेरे को सोबेरिटी मेरी नीड्स है, सेरेनिटी मेरी नीड्स है, रोटी मेरा नीड्स है, ऑक्सीजन मेरा नीड्स है, कपड़ा मेरा नीड्स है, मकान मेरे नीड्स है, और सुंदर फेलोशिप मेरी नीड्स है। और इसके ऊपर काम करने का मेरा स्पॉन्सर बोला। नैतिक अनैतिक समझता नहीं है। मेरी माँ ने तकरीबन दोस्तों 17 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की, 17 साल। उसने 5 रुपए की अफरा तफरी नहीं की कभी, 5 रुपए की। और मैं ना धड़ल्ले से मेरे काम के ऊपर 500-1000 की नोट निकालता था, धड़ल्ले से। मैं कभी आओ देखा ना ताओ देखा, मेरे को डर ही नहीं था। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे संभलना है, मेरे को समझ में नहीं आता। अनैतिक संबंध करता रहता हूँ मैं दोस्तों। 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर चालू ही है मेरा। पैसा कमाने के लिए भी 420 फ्रॉड, झूठ बोलना, चोरी करना चालू है। इज्जत पाने के लिए भी, समाज में ग्रैंडोसिटी के लिए भी दोस्तों। मेरा स्पॉन्सर बोलता है ये नीड्स है ना, वांट्स है ना, 3 रिकवरी करेगा तेरा, सेक्स, सोशल, सर्वाइवल। और नीड्स है ना, तेरी स्पिरिचुअल रिकवरी करेगा। तेरे को मांगता क्या है आप? मेरे को बोला मेरे को स्पिरिचुअल रिकवरी मांगता है यार, ये नहीं चाहिए। मेरे को मन की शांति की जरूरत है, आत्मा की शांति। आत्मा को लगी हुई बीमारी है, मेरा स्पॉन्सर बोलता है, आत्मा को लगी हुई बीमारी है ये। ऑटोमेटिकली मन और शरीर ठीक होने वाला है, बिग बुक भी कहता है। पहले क्या कर मालूम है क्या? इच्छा और जीवन छोड़ने की प्रैक्टिस कर, और उसको डायरेक्टर बनाने दे। तू क्या कर रहा है मालूम है क्या? तू स्वार्थी नहीं रहेगा तो भी आत्म केंद्रित होता है। स्वार्थीपन का एक उदाहरण है दोस्तों, मेरी बहन है ना, इंजीनियरिंग में थी, और मैंने बोला तुम MBBS करो, तुम MD बनो। मेरी बहन बोली क्यों बोल रहा है? और मैं फोर्स करता था दोस्तों, फोर्स, ये करो। और उसके पीछे मेरा स्वार्थीपन नहीं था दोस्तों, सेल्फ सेंटर्डनेस था कि करो, मैं बोलता हूँ वो करो, मैं बोलता हूँ वो सुनो, मैं बोलता हूँ वो पहनो। मेरी बहन बोली देख तेरी चड्डी तू दो, मेरे को मत बता, मेरे को पता है अच्छी तरह से मेरे को क्या करना है क्या नहीं। और मैं डिस्टर्ब हो गया। मेरे को बोला मेरा स्पॉन्सर कि भाई ये इतना आसान नहीं है, आज तू है ना, तेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला अब है। तू हदबल
तेरी बहन के सामने भी है। तू किसी के ऊपर ऑर्डर मत लादना। तू किसी को है ना ये मैं बोलता हूँ वो सुनने के ये मत कर, डायरेक्शन मत दे। तू तेरे को संभाल, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये तीसरा कदम है, जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और ये क्या 1 2 3 करके तू क्या प्रोग्राम कर लेगा? नहीं 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 नहीं। 1 2 3 गेट सेट फ्री हमारे यहाँ पे बोलते हैं कुछ लोग, नहीं होगा। ये 1 2 3 तो तेरे को फाउंडेशन दिखाते क्या है। अगर ये इच्छा और जीवन इतने आसानी से तू भगवान के ऊपर छोड़ देता तो आगे बिल विल्सन को प्रोग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 1 2 3 में खाली और खाली तेरे को प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जाता है। भगवान को तेरे जिंदगी में आने देना पड़ेगा और उसके ऊपर इच्छा और जीवन छोड़ना देना ही पड़ेगा भाई। और जब तक ये होगा नहीं, प्रोग्राम इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी। मैं वाक्य बहुत बार बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सफर नहीं है, एक एक दिन का सफर है ये मंजिल नहीं है। और इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, ये बिग बुक को उठाना पड़ेगा। मेरा स्पॉन्सर मेरे को एक वाक्य बोला था, बिग बुक दारू नहीं पिया भाई, बिल डब्ल्यू दारू पिया था। जो बिग बुक लिखा ना वो दारू पिया था। अगर तेरे को दारू नहीं पीना है तो बिग बुक उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ के भी नहीं चलेगा, नोइंग द प्रोग्राम एंड लिविंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम पता होना, पढ़ना अलग बात है और जिंदगी में जीना बहुत अलग बात है। और ये तीसरा कदम जीना पड़ता है। अभी क्या होता है, एक बॉल में 6 रन चाहिए रहते ना, तब इच्छा और जीवन भगवान के ऊपर देता नहीं है। अबे मैं बोलता हूँ क्या है यार, मैं करता है, मैं करेगा, भगवान कब आएगा, कब जाएगा, कब वो गान सुनेगा, छोड़ मैं जाता हूँ बैटिंग करने। नहीं नहीं नहीं, इच्छा और जीवन छोड़ना मतलब एक सिंपल बात, जो भी परिस्थिति है, चुनौती है, वो भगवान की इच्छा से, वो भगवान की इच्छा है आज कि इसको तेरे को सामना करना पड़ेगा। और आज दोस्तों बहुत मजा आता है ये प्रोग्राम करने के बाद कि मेरे स्पॉन्सर ने बोला है 11 कदम पे आके रुकने का नहीं और 13वां कदम पैदा करने का नहीं। ये 3 कदम बस शराब रुकाते हैं। वो भगवान कब आता है, जब 4था 5वां कदम पूरा करता है तब। ये स्वभाव दोष वही निकालेगा। अमेंड्स तेरे को ही मांगने हैं। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, एक्शन विदाउट फेथ इज डेड, हमारा प्रोग्राम हमें बताता है। ये करना बहुत जरूरी है और ये 12 का 12 कदम मेरे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। मैं बोलता था ये क्या करने का शेयरिंग, और मेरा स्पॉन्सर बोलता है शेयरिंग इज केयरिंग फॉर यूर सेल्फ नॉट अदर। तेरे लिए करने का, तेरी रिवीजन होगा भाई। अरे मेरे को मेरा स्पॉन्सर ने बोला था जो तुझे मिला है ना वो बांटना का प्रोग्राम है, बांटने का प्रोग्राम है। अरे वो दोस्तों आज मजा आता है। जो किक शराब देता था ना उससे बढ़िया किक आज ये प्रोग्राम देता है। ये 100% मैं मानता हूँ। 13.5 महीनों में बहुत तकलीफें आई दोस्तों, 13 महीने के ऊपर हो गए, बहुत तकलीफें आई। ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी यार, इस रथ की 2 पहिए है मेरे को बोला गया। इस प्रोग्राम को चलाने में 2 चीजें तेरे को मदद करेगी, सातत्य और प्रामाणिकपना। ये दोनों साथ में रहेंगी ना भाई, और खुद के साथ तू ईमानदार रहेगा ना, तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तेरा ईश्वर तेरे को हाथ लगाने नहीं देगा। तकलीफें आने वाली है, आम आदमी की जिंदगी में भी तकलीफें, पर जब मैं मेरी इच्छा और जीवन में भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ ना, तो तकलीफों का बोझ हल्का हो जाता है। मेरी इच्छाओं का, मैं इच्छा की विरुद्ध प्रोग्राम है। आखिरी वक्त में मैंने शराब भी इच्छा की विरुद्ध पी थी। मैं बोलता था शराब पीऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं पिया तो भी मरूंगा। तो शराब पीना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी जीना मेरा प्रॉब्लम है। और आज जिंदगी जीने का एक फलसफा मुझे मिला है, जिंदगी जीने का एक राजमार्ग मेरे सामने रखा गया। आज समय हो गया है, सत्यन भाई ने यहाँ पे बुलाया बोलने की, मुझे संदीप, धन्यवाद।